हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान शिखर ई लर्निंग। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से त्रयोदशः पाठः पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रामगिरी। बच्चों, यह छत्तीसगढ़ का एक स्थान है। इसे रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमिव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरश्याम दिशि उत्तर दिशा में मुकुटमिव, मुकुटम धन ईव, ईव का अर्थ होता है के समान, और मुकुटम जो सर पे अपन मुकुट धारण करते हैं उसको कहा जाता है। तो मुकुट के समान सरगुजा मंडलम, मंडलम का अर्थ होता है जिला, तो सरगुजा मंडलम का अर्थ होगा सरगुजा जिला स्थितम अस्ति, स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भः भूभागो अयम वन्य शोभामपि धारयति। रत्नगर्भः यानी रत्नों से भरी हुई, भूभागो अयम, भू भागो और अयम, भूभागो यानी भूमि का हिस्सा और अयम यानी यह, तो यह भूभाग वन्य शोभामपि, वन्य शोभा को भी धारयति अर्थात धारण करता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि रत्नों से भरी हुई यह भूभाग वन्य की शोभा को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, अनेकानि अनेक, बहुत से, ऐतिहासिक पुरातात्विक, स्थलानि यानी स्थल स्थान, सन्ति अर्थात है, यहाँ अनेक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल हैं। तेषु अन्यतमः रामगिरी, उनमें से एक है रामगिरी या फिर जिसे रामगढ़ भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये लिखा है इदम स्थानम अंबिकापुरात् पंचचत्वारिंशत् किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। इदम, इदम यानी यह, स्थानम स्थान, अंबिकापुरात् अर्थात अंबिकापुर से, पंचचत्वारिंशत् यानी 45 किलोमीटर दूरे यानी दूरी पर, दक्षिण दिशि दक्षिण दिशा में, वर्तते अर्थात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। मतलब बच्चों, ये रामगिरी जो स्थान है वो अंबिकापुर से कितने किलोमीटर दूर है? 45 किलोमीटर दूर है। और कौन सी दिशा में है? वहाँ से दक्षिण दिशा में। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोलः, हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। रामगढ़ पर्वते, रामगढ़ पर्वत में, हस्तिपोलः यह एक स्थान का नाम है, हाथीपोल कहा जाता है जिसे, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानानि यानी महत्वपूर्ण स्थान सन्ति अर्थात है। तो रामगढ़ पर्वत में हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा और लक्ष्मणवेंगरा लिखा है, ये स्थानों के नाम हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। हस्तिपोलिति यानी हस्तिपोल 180 फुट परिमिता, परिमिता यानी लंबी, प्राकृतिक सुरंगिका, सुरंगिका यानी सुरंग यानी गुफा, तो प्राकृतिक सुरंगिका का अर्थ होगा प्राकृतिक गुफा, अस्ति यानी है। इस लाइन का अर्थ होगा कि हस्तिपोल 180 फुट लंबी एक प्राकृतिक सुरंग है। अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति। अस्य अर्थात इसके, अंतर्भागे यानी अंतर्भाग में, इसके अंदर भाग से, स्रोतः, स्रोता यानी जलधारा, प्रवहति बहती है। इस लाइन का अर्थ होगा कि इसके अंतर्भाग से जलधारा बहती है। मतलब ये जो हस्तिपोल है इसके अंदर क्या है? जलधारा है। अत्रैव एकम शीतलम जलकुंडम वर्तते। अत्रैव यानी यहीं, एकम एक, शीतलम, शीतलम यानी शीतल ठंडा, जलकुंडम जलकुंड वर्तते है, यहीं एक जलकुंड भी है। यत सीताकुंडम इति कथ्यते, जिसे सीताकुंडम इति, सीताकुंड ऐसा कथ्यते कहा जाता है। मतलब कि बच्चों, यह जो हस्तिपोल है यह एक प्राकृतिक सुरंग है और इसके अंदर जो शीतल जलकुंड है उसे सीताकुंड भी कहा जाता है। अत्र श्रीरामः वनवास काले किंचित कालम न्यवसत। अत्र यहीं, श्रीरामः श्री राम जी, वनवास काले वनवास के समय, किंचित कालम कुछ समय, न्यवसत निवास किए, यहीं पर श्री राम जी अपने वनवास के समय कुछ समय निवास किए। विश्व कवि कालिदासः अत्रैव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम अकरोत्। विश्व कवि कालिदासः, कालिदास जी को विश्व कवि कहा जाता है। अत्रैव, अत्र धन एव, अत्र का अर्थ होता है यह और एव का अर्थ होता है ही,
तो अत्रैव का अर्थ होगा यहीं। निवसन यानी रहते हुए। मेघदूतम, मेघदूत कालिदास द्वारा लिखी गई एक काव्य रचना का नाम है। इति काव्यस्य, इस काव्य की रचना अकरोत्, रचना की थी। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि विश्व कवि कालिदास ने यहीं रहते हुए मेघदूत इस काव्य की रचना की थी। कहाँ पर रहते हुए? हस्तिपुल में ही रहते हुए। तेन दूत काव्ये सीतायाः स्नानेन अत्र तय जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्ध छाया इति रामगिरेः वर्णनम कृतम। तेन, उन्होंने दूत काव्य में सीतायाः स्नानेन, सीता के स्नान से, अत्र तय जलानि, यहाँ के जल को, पुण्यानि पवित्र, तरवः स्निग्ध छाया और पेड़ों की कोमल छाया को, इति ऐसा, रामगिरी का वर्णनम कृतम, वर्णन किया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उन्होंने इस दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ के जल को पवित्र और यहाँ के पेड़ों की कोमल छाया, इस तरीके से रामगिरी का वर्णन किया। आगे देखिए क्या लिखा है। हस्तिपुल सुरंगस्योपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपुल सुरंगस्योपरि, हस्तिपुल सुरंगस्य धन ऊपरी, अर्थात हस्तिपुल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला अस्ति है। हस्तिपुल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है। जनाः याम सीता वेंगरा इति कथ्यन्ति। जनाः यानी लोग, याम यानी इसे, सीता वेंगरा जगह का नाम, इति ऐसा, कथ्यन्ति कहते हैं, लोग इसे सीता वेंगरा कहते हैं। पुरातत्वविदः सीता वेंगरा गुहां ख्रीस्ताब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते। पुरातत्वविदः, पुरातत्वविद, सीता वेंगरा गुहां, सीता वेंगरा गुफा को, ख्रीस्ताब्दात, ईस्वी से, द्वितीया तृतीया वा, दूसरी या तीसरी, शताब्दी पूर्व, प्राचीनतमा, प्राचीन, नाट्यशाला इति मन्यन्ते, नाट्यशाला ऐसा मानते हैं। तो जो पुरातत्वविद है वो सीता वेंगरा गुफा को ईस्वी से द्वितीय या तृतीय शताब्दी पूर्व प्राचीनतम यानी पुरानी नाट्यशाला मानते हैं। इयम नाट्यशाला वृहत्शिलां कर्तयित्वा निर्मिता। इयम अर्थात यह नाट्यशाला वृहत्शिलां, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा और शिलाम यानी चट्टान, तो वृहत्शिलां का अर्थ होगा बड़ी सी चट्टान, कर्तयित्वा काट कर, निर्मिता यानी निर्मित की गई है या फिर बनाई गई है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यह नाट्यशाला बड़ी सी चट्टान को काट कर बनाई गई है। अस्याः रूपांकनम भरतमुनि नाट्यशास्त्रे कृतम। अस्याः अर्थात इसका, रूपांकनम यानी रूपांकन, इसका वर्णन, भरत मुनि नाट्यशास्त्रे, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कृतम किया गया है। इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमानतः आयामः 44 फुट विस्तारः 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। इयं नाट्यशाला, यह नाट्यशाला आयताकारा, आयताकार है, यह जो नाट्यशाला है वह आयताकार है, इसका आकार कैसा है? आयताकार है। अनुमानतः आयामः, अनुमानित लंबाई, 44 फुट, आयामः का अर्थ होता है लंबाई, एवं विस्तारः, विस्तार का अर्थ होता है चौड़ाई, 15 फुट, इति ऐसा, क्षेत्र का, परिमिता परिमाप है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि अनुमानित लंबाई 44 फुट एवं चौड़ाई 15 फुट, ऐसे इस क्षेत्र का परिमाप है। अस्याः भित्तयः सरलः द्वारं गोलाकारं अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति। अस्याः इसकी, भित्तयः, भित्तयः का अर्थ होता है दीवारें, सरलः, सरलः यानी सीधी, द्वारम यानी दरवाजे, गोलाकारम गोलाकार, अंतर्भागे अंदर, प्रस्तर, प्रस्तर यानी पत्थर के, आसनानी आसन, संति अर्थात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इसकी दीवारें सीधी, इस दरवाजे गोलाकार और अंदर के भाग में पत्थर के आसन हैं। अस्याः उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। अस्याः इसका, उपयोगः उपयोग, नाट्यस्य कृते नाटक करने के लिए, अभवत् हुआ करता था। तो इस जगह का उपयोग नाटक करने के लिए हुआ करता था। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्णः एकः शिलालेखो अस्ति। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्णः, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यानी खुदा हुआ, एकः एक, शिलालेखो अस्ति, शिलालेख भी है। शिलालेख मतलब पत्थर पे जो खुदाई करके लिखते हैं उसको बोलते हैं शिलालेख। तो यहाँ पे क्या है? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण एक शिलालेख भी है। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति। अयम यह भारतस्य इतिहासे, भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अद्वितीय यानी इसके समान कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अस्याः अनुसंधानम 1848 ख्रीस्ताब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम।
अस्या अर्थात इसका, अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि शोध यानी खोज, 1848 ख्रीस्ताब्दे 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले इस महाभागेन यानी महोदय ने कृतम किया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इसका खोज 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने किया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सीतावेंग्रा गुहायाः पार्श्वे अन्यः गुहा जोगीमाड़ा अस्ति। सीतावेंग्रा गुहायाः, सीतावेंग्रा गुफा के पार्श्वे यानी पास, अन्य यानी एक और दूसरा, गुहा गुफा, जोगीमाड़ा अस्ति जोगीमाड़ा है। इस लाइन का अर्थ होगा कि सीतावेंग्रा गुफा के पास एक और गुफा है जिसका नाम है जोगीमाड़ा। अस्या भित्तयः वज्रलेपेन प्रलिप्ताः सन्ति। अस्या भित्तयः इसकी दीवारें, वज्रलेपेन वज्रलेप से, प्रलिप्तः प्रलिप्तः यानी लिपि हुई हैं, संति का अर्थ है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इसकी दीवारें वज्रलेप से लिपि हुई हैं। छदे भित्तिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्र हस्ती नाम चित्राणि सन्ति। छदी, छदी यानी छत, भित्तिषु च और दीवारों पर, पत्र पुष्प पशु पक्षी नर और नारी देव और दानव योद्धा और हस्तिनाम, हस्तिनाम यानी हाथियों के, चित्राणी अर्थात चित्र बने हुए संति हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यहाँ की छत और दीवारों पर पत्ते और पुष्प, पशु और पक्षी, नर और नारी, देव और दानव, योद्धा एवं हाथियों के चित्र बने हुए हैं। एषाम भित्ति चित्राणम विशिष्ट महत्वम अस्ति। एषाम यानी इन, भित्ति चित्राणम भित्ति चित्रों का, भित्ति चित्रों यानी कि दीवार पर बने हुए चित्रों का, विशिष्टम महत्वम अस्ति विशिष्ट महत्व है। भित्ति चित्राणम प्रकाशन 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लासा भारतीय चित्रकलाया विज्ञा R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम। भित्ति चित्राणम दीवारों पर बने हुए चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लासा भारतीय चित्रकलाया और R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यहाँ पे जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं उनका प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के विद्वान R.A. अग्रवाल महोदय ने किया था। अस्याम पाली भाषायाम एका शिलालेखः उत्कीर्णः। अस्याम अर्थात इसमें, पाली भाषायाम पाली भाषा में, एक शिलालेखः शिलालेख भी उत्कीर्णः उत्कीर्ण है। शिलालेखे रूप दक्ष देवदिनस्य देवदासी सुतुनकायाश्च प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति। शिलालेखे रूप दक्ष देवदिनस्य, शिलालेख में रूप दक्ष देवदिन के देवदासी सुतनुकायाश्च और देवदासी सुतनुका की प्रणय गाथा यानी प्रेम कथा, वर्णिता वर्णित अस्ति अर्थात है। जोगीमाड़ा गुहायाः अग्रभागे अपरा लक्ष्मणवेंग्रा गुहा अस्ति। जोगीमाड़ा गुहायाः जोगीमाड़ा गुफा के अग्रभागे यानी आगे, लक्ष्मणवेंग्रा गुहा अस्ति लक्ष्मणवेंग्रा गुफा है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि जोगीमाड़ा गुफा के आगे लक्ष्मणवेंग्रा गुफा है। पर्वतस्योपरि एकम सिंहद्वारम अस्ति। पर्वत के ऊपर एक सिंहद्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारो अस्ति। द्वारस्य प्रस्तरः, द्वारस्य यानी द्वार का, प्रस्तरः यानी पत्थर, बृहदाकारो अस्ति विशाल आकार का है। तत्र मूर्ति मंदिर तड़ाकावशेषः प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्। तत्र यानी वहाँ, मूर्ति मंदिर तड़ागावशेषः, मूर्ति मंदिर और तालाब के अवशेष, तड़ागा यानी तालाब, प्रमाणयन्ति प्रमाणित करते हैं, यत् की, इदम यह, क्षेत्रम क्षेत्र, पूरा यानी पहले, दुर्गम दुर्गम का अर्थ होता है किला, आसित था। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वहाँ मूर्ति मंदिर एवं तालाब के अवशेष पाए गए हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र पहले एक किला था। देखिए आगे लिखा है, रामगिरी वन देव्यः ललितपुरे इतिहासस्य संधाता संस्कृत भाषायाश्च स्वर्णिम काल दृष्टा अस्ति। रामगिरी वन्य देव्यः, रामगिरी वन देवी की, ललितपुर इतिहासस्य, ललितपुर के इतिहास की, संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषा की, स्वर्णिम काल दृष्टा स्वर्णिम काल की, साक्षी अस्ति अर्थात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि रामगिरी वन देवी की, ललितपुर के इतिहास की, संस्कृत भाषा की, स्वर्णिम काल की साक्षी है। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्याः गरिमामयः सांस्कृतिक कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। अत्र अर्थात यहाँ, आषाढ़ मासस्य आषाढ़ माह के प्रथम दिवसे पहले दिन, छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्याः छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी का, गरिमामयः गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचारगोष्ठी और विचारगोष्ठी च आयोज्यते आयोजित करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आषाढ़ माह के पहले दिन छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी का गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आयोजने संस्कृत भाषायाः विद्वांसः इतिहासविदः पुरातत्वविदः जनान् उद्बोधयन्ति। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वांसः विद्वान, इतिहासविदः इतिहासकार, पुरातत्वविद जनान लोगों को उद्बोधयन्ति जागरूक करते हैं। उद्बोध का अर्थ होता है जागरूक करना। तर्कयन्ति विचारयन्ति अनन्यो अयम यत रामगिरिरितेव्य। तर्कयन्ति यानी तर्क करते हैं, विचारयन्ति यानी विचार करते हैं, अन्यो अयम यत रामगिरिरितेव्य यानी कि इस चीज़ का तर्क और वितर्क करते हैं, इस बारे में विचार करते हैं कि रामगिरी अद्वितीय है। तो बच्चों इस तरीके से आपका यह पाठ समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो इस पाठ में संस्कृत शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे व्याकरण भी दिया गया है, जिसमें संधि, प्रत्यय, समास ये सब आपको बताया गया है। ये सब आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब अपन चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें देखते हैं क्या है। का है सरगुजा मंडलम कुत्र स्थितम अस्ति, अर्थात सरगुजा जिला कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सरगुजा मंडलम छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्याम दिशि अस्ति, अर्थात सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में है। ख है रामगिरी कस्मिन् मंडले स्थितः अस्ति, अर्थात रामगिरी किस मंडल में स्थित है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे रामगिरी सरगुजा मंडले स्थितः अस्ति, यानी रामगिरी सरगुजा मंडल में स्थित है। ग है शीतल जलकुंडम किम कथ्यते, यानी शीतल जलकुंड को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है शीतलम जलकुंडम सीताकुंडम इति कथ्यते, शीतल जलकुंड को सीताकुंड कहा जाता है। घ है काम गुहा प्राचीनतमा नाट्यशाला मन्यन्ते, अर्थात किस गुफा को सबसे पुरानी नाट्यशाला माना जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है सीता वेंगरा गुहाम प्राचीनतमा नाट्यशाला मन्यन्ते, अर्थात सीता वेंगरा गुफा को सबसे पुरानी नाट्यशाला माना जाता है। अणा है पर्वतस्य ऊपरी किम अस्ति, अर्थात पहाड़ के ऊपर क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पर्वतस्य ऊपरी एकम सिंह द्वारम अस्ति, अर्थात पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। प्रश्न 2 है संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। तो देख लेते हैं। पहला है भूभागो अयम, इसका विच्छेद होगा भूभागः धन अयम, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इत्येतानि, इसका संधि विच्छेद होगा इति धन एतानि, यहाँ पे यड़ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तीसरा है वृहदकारः, इसका संधि विच्छेद होगा वृहत धन अकारः, यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। चौथा है पुरेतिहासस्य, इसका संधि विच्छेद होगा पुरा धन इतिहासस्य, यहाँ पे गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। पांचवा है रामगिरी रीति, इसका संधि विच्छेद होगा रामगिरी धन इति, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अब अपन देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है नीचे लिखे विग्रह युक्त पदों के समासिक पद बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है वनवासस्य काले, तो इसका पद बन जाएगा वनवास काले। दूसरा है सीतायाः कुंडम, इसका पद बन जाएगा सीता कुंडम। तीसरा है स्निग्धा छाया, इसका पद बन जाएगा स्निग्ध छाया। चौथा है नाट्यस्य शाला, इसका पद बन जाएगा नाट्यशाला। पांचवा है विशिष्टम महत्वम, इसका पद बन जाएगा विशिष्ट महत्वम। तो इस तरीके से प्रश्न 3 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देख लेते हैं। इसमें कहा है मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम छत्तीसगढ़ प्रदेशे निवसामि। ख है पर्वत से झरना निकलता है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पर्वतात् स्रोतः निर्गच्छति। ग है राम ने यहाँ पर कुछ समय तक निवास किया था, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रामः अत्र किंचित कालम न्यवसत। घ है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ थे, इसका अनुवाद होगा छत्तीसगढ़े षट त्रिंशत गढ़ आसन। णा है मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मह्यम संस्कृत भाषाम रोचते। तो इस तरीके से प्रश्न 4 समाप्त होता है। अब अपन देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है रिक्त स्थानों में उपयुक्त पद लिखिए। तो देख लेते हैं इसको। इसमें पहला है उत्तरश्याम दिशि सरगुजा मंडलम खाली स्थान स्थितम अस्ति, यहाँ पे आएगा मुकुटमीप। दूसरा है सीता वेंगरा गुहा खाली स्थान नाट्यशाला अस्ति, यहाँ पे लिखना है आपको प्राचीनतमा। तीसरा है अस्याम खाली स्थान एकः शिलालेखः उत्कीर्णः, यहाँ पे आएगा पाली भाषायाम।
चौथा है अत्र श्री रामः वनवास काले खालिस्थान न्यवसत, यहाँ पे आएगा कंचित कालम। पांचवा है खालिस्थान अयम रामगिरिः, यहाँ पे लिखना है आपको अनन्यः। तो इस तरीके से प्रश्न 5 समाप्त होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। पहला लिखा है इन्हें हम यह भी कह सकते हैं। इसमें पहला है गिरिः सानु, तो बच्चों इसे हम पर्वतः भी कह सकते हैं। दूसरा है रामः राघवः, तो इसे हम रघुनाथः भी कह सकते हैं। तीसरा है सीता जानकी, तो इसे हम वैदेही भी कह सकते हैं। चौथा है जलम नीरम, तो इसे हम वारिम भी कह सकते हैं। बच्चों यह पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है इसमें शीतलम, शीतलम का विरुद्धार्थी होगा उष्णम। दूसरा है दिनम, दिनम का विरुद्धार्थी होगा रात्रिम। तीसरा है नरह, नरह का विरुद्धार्थी होगा नारी। इसमें तीसरा है युगल पद यानी समासिक पद बनाइए, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला है सीतारामः, इसका समासिक पद होगा सीतारामौ। दूसरा है माता पिता, इसका समासिक पद होगा पीतरौ। तीसरा है बालिका बालकः, इसका समासिक पद होगा बालिका बालकौ। चौथा है पत्रम पुष्पम, इसका समासिक पद होगा पत्र पुष्प। पांचवा है देवः दानवः, तो इसका समासिक पद होगा देव दानवौ। बच्चों इसमें चौथा है पद प्रहेलिका, यानी इसमें हमको पद पूर्ण करना है। यहाँ पे बक्से बने हुए हैं, उन बक्सों में कहीं कहीं शब्द लिखे हैं और कहीं कहीं खाली स्थान है, तो हमको इन्हीं को भरना है। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा शिलालेखम, दूसरा होगा प्राचीनतमा, तीसरा होगा मेघदूतम। अब दूसरा बक्सा देख लेते हैं। इसमें पहला होगा गोलाकार, दूसरा होगा देवदासी और तीसरा होगा सुरंगिका। तो ये बहुत आसान था। अब पांचवा है अर्थ प्रहेलिका, यानी हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देख लेते हैं इसको। इसमें पहला शब्द है नाट्यशाला, इसका हिंदी अर्थ होगा रंगमंच। दूसरा है अवशेषः, तो इसका हिंदी अर्थ होगा बचे हुए। तीसरा है दुर्गः, दुर्गः का हिंदी अर्थ होगा किला या फिर गढ़। तो बच्चों इस तरीके से आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी